नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज हम वैसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिनके परिवार में आज़ादी की लड़ाई भूमिका निभाई थी, जिनको बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह बाबू के नाम से जाना जाता है, जिनके परिवार में मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह बाबू के पौत्र बहू, जो वर्तमान में महिला कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सह नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संगीता सिंह। मैम, सबसे पहले आपका मेरा चैनल अपराजिता संदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव सर चढ़ कर बोल रहा है और ऐसे स्थिति में सभी लोग अपने अपने पार्टी से टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक टिकट के लिए दावेदारी पेश किया या नहीं, और किया भी तो कहाँ से किया? मैं भी पेश की हूँ टिकट की दावेदारी के लिए, लेकिन पार्टी द्वारा यदि जो टिकट दे दिया जाएगा तो मैं भी मैदान में उतरूँगी। किस जगह से आपने टिकट की दावेदारी पेश की? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। मैम, आपसे मेरा दूसरा अगला सवाल होगा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। क्या आपको लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है? ये तो देखने की चीज़ है कि क्या सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार द्वारा कहीं पे रोड और नाली बनवाने से सुशासन की सरकार नहीं कही जाती है। रोड और नाली तो ये वार्ड कमिश्नर जो हैं नगर परिषद के, नगर पंचायत के, वो भी रोड नाली गली ये तो बनवाते ही हैं। लेकिन वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगवाने को, स्कूल बनवाने का, हॉस्पिटल बनवाने का। अभी कोरोना काल का ही स्थिति देख लीजिए कि कितने सारे पेशेंट पटना में गए। पटना में क्या मतलब कि इधर उधर बहुत जगह पे गए, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल की कमी के कारण वो लोग मतलब कितने लोगों की जान चली गई हैं। और तो और बोलते थे कि यहाँ के मतलब बाहर से पंजाब और हरियाणा से लोग यहाँ पे धान काटने को आएंगे, लेकिन यहाँ के लोग पंजाब और हरियाणा धान काटने को जा रहे हैं। क्योंकि ये भी देखने की चीज़ है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बिहार में ही आए हुए हैं। बिहार के ही लोग बाहर जा कर के और काम कर रहे हैं। अभी जब ये लॉकडाउन था तब तो सभी लोग वहाँ से आए और कितने से मतलब हज़ारों किलोमीटर पैदल चल कर के यहाँ पे आए। वो भी नीतीश कुमार को दिखाई नहीं पड़ा। यही बगल के राज्य को देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो अपने खुद से ट्रेन यहाँ भेजे, मुंबई भेजे, दिल्ली भेजे कि वहाँ से उनके लोग मतलब अपने घर को लौटे। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार क्या किए? वो तो कुछ नहीं, वो तो किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कितना यहाँ पे उनका सुशासन की सरकार क्या कर रही है। वो तो देखने की चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो दावा करते हैं कि हमने कोरोना काल में बहुत से प्रवासी मजदूरों के अकाउंट में पैसा देने का काम किया। राशन कार्डधारी जो नहीं हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको भी हमने मुफ्त में अनाज देने का काम किया। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है? अभी तक तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे ही वार्ड में देख लीजिए, मेरे वार्ड में उस समय अप्लाई किया गया था राशन कार्ड के लिए, लेकिन अभी तक जैसे 100-150 के लगभग अप्लाई किए थे, लेकिन अभी तक मेरी उम्मीद से 20 या 25 आए होंगे। तो क्या मतलब कि कहाँ कुछ देखने को मिल रहा है उनका। बीजेपी जब चुनाव मैदान में आई थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि नारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी नारियों के सम्मान में खड़ी है? नारियों के सम्मान में नहीं, नारियों के अपमान में बीजेपी ज़रूर खड़ी है। क्योंकि उनका बहुत सारा था, जैसे कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सब देखने को मिल ही गया है मुजफ्फरपुर वाला बालिका सुधार गृह कांड में कि उन्हीं के मंत्री द्वारा वहाँ पे क्या किया गया है। तो ये और नारी कहाँ पे अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही है। घर से निकलने में सोचना पड़ रहा है कि ऐसा ना बाहर जाए तो मेरे साथ कुछ घटना घट जाए। आए दिन पेपर में देखिए कि कुछ न कुछ नारी के बारे में दिया है। कहीं पे रेप हो गया है, कहीं छेड़छाड़ हो गई है, कहीं रेप करके उसको हत्या कर दिया गया है। तो कहाँ नारी का सुरक्षा कुछ दिखाई पड़ रहा है। यदि आपकी महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा?
सबसे पहला प्राथमिकता होगा यहाँ पे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे है, क्योंकि अभी जो स्थिति जो अभी पैदा हुई है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना से मर रहे हैं और उनको कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए एडमिट नहीं किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल और जो भी यहाँ की ज़रूरियात चीज़ है वो सारे काम किया जाएगा। आपसे मैं अगला सवाल करूँगा कि जब आप औरंगाबाद के चेयरमैन थीं, उस समय का कार्यकाल और आज का कार्यकाल में क्या अंतर दिखता है? मेरे समय से ही यहाँ पे विकास की रफ्तार तो तेज़ हुई है। जैसे वो तो मैं बता देती हूँ, जैसे अदरी नदी पे छठ घाट का निर्माण हुआ है, वहाँ पे बाउंड्री बना है, सौंदर्यीकरण हुआ है, वो मेरे कार्यकाल से ही मुक्ति धाम बना है। फिर कृष्णनगर जो कहा जाता है वहाँ पे बड़ा सा नाली और रोड का निर्माण हुआ है। जितनी भी पुरानी जीटी रोड पे लाइटें लगी हुई हैं वो मेरे कार्यकाल में ही लगी हुई हैं। और बहुत सारे काम है, अभी भी देखिएगा कि शिलापट लगा ही हुआ है और जो चल रही है विकास की रफ्तार जो चल रही है अभी धीमी है, तो वो तो मेरी जिम्मेवारी तो नहीं है। मैम, आपसे मैं एक वार्ड काउंसलर भी आप वर्तमान में हैं, इस हैसियत से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज जो नगर परिषद का स्थिति है कि लोग कहने पे मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं कि औरंगाबाद नगर परिषद नहीं बल्कि नरक परिषद बन चुका है। जैसे कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी गंगा सफाई, नदियों के सफाई में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वही औरंगाबाद दूसरी तरफ अदरी नदी की अगर बात की जाए, जहाँ पे हम लोग के माताएं बहनें छठ पूजा में अर्घ देने के काम करती हैं, वैसे जगह पे नगर परिषद से कुछ कूड़ा और कचरा द्वारा नदियों को भरा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो अध्यक्ष जी ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल में तो ऐसा हुआ नहीं था। मेरे कार्यकाल में तो हम तो बताए ही हैं कि वहाँ पे घाट का निर्माण करवाएं, बाउंड्री बनवाएं, सौंदर्यीकरण किए, और अभी वो क्या कर रहे हैं वो तो यहाँ के अध्यक्ष पे डिपेंड है। उनको चाहिए कि साफ़ सफाई करवाएं, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काम। यहाँ तो पैसा का बंदर बांट हो रहा है, पैसा आ रहा है और जो ज़रूरी है वो नहीं करना है, जो नहीं ज़रूरी है जैसे कहीं पे कुछ लगवा देना है, कहीं पे कुछ का निर्माण करवा देना है, तो वो तो पैसा का बंदर बांट है। जैसा कि अभी मैंने अदरी नदी के पास गया था, तो जस्ट अदरी नदी पुल के पास, जबकि उसके राइट साइड में स्कूल भी है, हालांकि स्कूल तो अभी कोरोना काल को लेकर बंद है, और जिस जगह पे कचरा से नदी को भरवाया जा रहा है उससे कुछ दूर ही आगे गंगटी के बगल में एक तिवारी बिहा गांव पड़ता है। वहाँ पे छठ पूजा के समय मतलब सैकड़ों की संख्या में हम लोग के माताएं बहनें अर्घ देती हैं, और इसी कूड़ा कचरा से होकर जब ये गंदा पानी वहाँ तक जाएगा तो वैसे स्थिति में वो तो अर्घ देने पे मजबूर होंगी, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको आप मानती हैं? यहाँ के अध्यक्ष को, नगर परिषद के जो अध्यक्ष है वो इसके जिम्मेदार हैं। जैसे उनको देखना चाहिए, घूम करके देखना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के बोला जाता है कि नगर के वो अध्यक्ष है, उनके ऊपर पूरा नगर डिपेंड है। तो उनको देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या ज़रूरी है, कहाँ पे क्या गंदगी फैला हुआ है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए ना। तो वो तो बैठे रहते हैं, वो एक स्टैच्यू की तरह यहाँ पे नगर परिषद में बन करके अब बैठे हुए हैं। इसका जिम्मेवार वो हैं। अपराजिता संदेश को समय देने के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।